In 2004, exit polls had predicted the victory for NDA. It crashed by 842 points that day in one of the worst collapse in the history of Indian stock market. The markets crashed, they recovered. Past 10 years, the stock market has given major highs. तो आपको लगता है कि political stability is one of the indicators of a political stable government? जो doomsday predictions थे with regard to stock market, they didn't quite come true. ये हमेशा से रहा. Hello and welcome to Coffee Chronicles from the pamphlet. I'm Nirva Mehta. Shiv. Okay, so one of the strong economic indicators rather of political stability, लोग कहते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट को स्टडी और ऑब्जर्व किया जाए तो उससे आपको हिंट मिलेगी कि पॉलिटिकल के लोगों का जो मूड ऑफ द नेशन सो टू से टू बोरो सम वर्ड्स वो कैसा है, उनको कितना कॉन्फिडेंस है इन द अपकमिंग गवर्नमेंट्स कैसा है. तो आई वॉज जस्ट लुकिंग एट सम डेटा. 16 मई 2014 when जब काउंटिंग हो रही थी, उस दिन द BSE सेंसेक्स सरपास द साइकोलॉजिकल मार्क ऑफ 25,000 पॉइंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर. वो कई लोग काफ़ी टाइम से द स्टॉक मार्केट में आके बैठे हुए थे कि अभी क्रॉस करेगा स्टॉक, मतलब इट वॉज जस्ट देयर बट स्टिल इट फेल शॉर्ट. But on 16 May 2014, it crossed the mark. It hit the lifetime high of 25,375.63 points. Or intraday, 16th May. Or intraday surge was about 1470 points. It was the lifetime high. In fact, 3-4 days prior to the lifetime high, स्टॉक मार्केट वैसे ही ज़्यादा सर्ज पे चल रहा था बिकॉज ऑफ द एग्जिट पोल्स विच प्रेडिक्टेड an NDA victory of Narendra Modi coming to power. As compared to it was that, more about Modi coming to power. As compared to that, in 2004, exit polls had predicted the victory for NDA government, but in an extremely surprise move, the UPA came to power and the stock market crashed. उस दिन it crashed by 842 points that day in one of the worst collapse in the history of Indian stock market. It eventually recovered, but mostly जो थे experts हैं, they have always maintained कि the major crash was because of the unexpected victory of NDA, the UPA. UPA तो बनी नहीं थी. हाँ, UPA तो तब तक बनी भी नहीं थी, तो लेफ्ट लीडिंग पार्टीज जो थी, तो बेसिकली द अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ द NDA सो टू से, तो उसके सडनली द मार्केट्स क्रैश, दे रिकवर्ड. So do you agree to this kind of analysis of the experts ki stock market, because in past 10 years the stock market has given major highs, बहुत सारे जब भी कोई important decision आ रहा है, कोई important policy आ रही है, as against the predictions of lot of people, like lot of these policies, the financial reforms that were brought in, despite that जो doomsday predictions थे with regard to stock market, they didn't quite come true. On the contrary, it has actually been the other way around. तो आपको लगता है कि political stability is one of the indicators of a political stable government is the stock market? ये हमेशा से रहा है. Political stability के अलावा स्टॉक मार्केट जो देखता है वो है कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसेस. अगर कोई रिफॉर्म प्रोसेस अंडरवे है और जिसने शुरू किया है अगर वो वापस आता है चुनाव के बाद, तो वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा. और इस बात को प्रोसेस में कंसोलिडेशन जो है, किसी भी इकोनॉमिक प्रोसेस में कंसोलिडेशन, हम लोग अगर छोटा बिजनेस भी चलाते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि कंसोलिडेट हम कर पा रहे हैं कि नहीं, हमने कल जो अचीव किया था उसको कंसोलिडेट करके नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं कि नहीं. सो स्टॉक मार्केट इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि अब जैसे NDA के 2004 में NDA के वापस नहीं आने का
उस पर जो स्टॉक मार्केट का रिएक्शन है वो इसलिए है क्योंकि भले ही स्टॉक मार्केट कंप्लीट उसको इंडिकेटर नहीं मान सकते हैं इकॉनमी को मेजर करने का, लेकिन एक पार्ट तो है कि वो दिखाता है कि भाई आपके देश की इकॉनमी कैसे चल रही है। क्योंकि नैरेटिव में भी इकॉनमी का जो मेजर पार्ट ऐसा बना दिया गया है कि इंडस्ट्री आपकी इकॉनमी, और जाने अनजाने हम उसको पहले एक्सेप्ट भी कर लेते थे। अब ये है ना कि एक बेस चेंज हो गया है, बेस बढ़ गया है, तो अब इकॉनमी में हम बहुत सारा इकॉनमी देखते हैं कि रूरल इकॉनमी, एट द सेम टाइम स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन भी बढ़ गया है। तो ये मान के चल सकते हैं कि इंडिकेटर एक है कि इकॉनमी कैसी कर रही है। और जो मैंने कहा, जो मुझे लगता है वो ये है कि कोई गवर्नमेंट उसने अगर कोई रिफॉर्म शुरू किया है तो आ करके उस पर कंसोलिडेट करती है, तब वो दूसरे स्टेप पे जाएगी। एनडीए का नहीं आना जो है ना वापस, क्योंकि तब तक अगर देखा जाए इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर के, तब तक देखा जाए तो बड़े इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स, खासकर जो रेगुलेटरी मेथड मेजर है इकॉनमी के, फिनेंशियल मार्केट के, उसको लेके जो डिसीजन वाजपेयी गवर्नमेंट ने लिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो डिसीजन वाजपेयी गवर्नमेंट ने लिया था वो पहले कभी नहीं लिए गए थे। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जिस इकोनॉमिक रिफॉर्म को बहुत हेल किया जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह का 1991 का रिफॉर्म, कांग्रेस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के चलते उस रिफॉर्म को ओन करने से पीछे हट गई थी। बाय 1995 कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि हम ये रिफॉर्म से हम हट जाएं, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि नहीं, ये जनता इस रिफॉर्म से बहुत त्रस्त तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि बहुत कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन इनका जो रिफॉर्म था उसके बावजूद, अच्छा देखो, एक पार्टी 1991 में उसने रिफॉर्म शुरू किया, उसको लेकर के बहुत बड़े स्तर पे नैरेटिव बनाया गया कि ऐसा और ज़रूरत भी थी रिफॉर्म की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसको लेके जो नैरेटिव बनाया गया 3 साल, उससे कांग्रेस पार्टी खुद ही पीछे हट गई कि नहीं, इसकी वजह से हम इलेक्शन हार सकते हैं, जो कि हुआ भी। सो रिफॉर्म चलाना, उसको ओन करना और उस पर कंसोलिडेट करना, ये मुझे ऐसा लगता है उस कोलिशन या उस पार्टी वही कर सकती है जिसको अब इस प्रोसेस में, डेमोक्रेसी के प्रोसेस में विश्वास हो। जैसे प्राइवेटाइजेशन का, हालांकि डॉक्टर सिंह के समय में शुरू हुआ था, लेकिन प्राइवेटाइजेशन पे रियल कंसोलिडेट करना वाजपेयी गवर्नमेंट में जब ये कंसीव किया गया कि हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। हम लोग सोशल मीडिया पे आजकल तौलीन सिंह को लोग बहुत ट्रॉल करते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर उन दिनों सोशल मीडिया होता तब भी वो ट्रॉल की जाती, क्योंकि उन्होंने उस प्रोग्राम का कि वाजपेयी गवर्नमेंट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाने जा रही है, इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बाकायदा मजाक उड़ाया इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने कॉलम लिख करके। लेकिन मार्केट इस चीज़ को समझता है, स्टॉक मार्केट इस चीज़ को समझता है। तुम सोचो ना कि जिस देश में पॉलिटिकल एनालिसिस या इलेक्टोरल आउटकम की एनालिसिस इस बेस पे भी होती है कि सट्टा बाजार क्या कह रहा है, उसमें स्टॉक मार्केट इज बेटर प्लेस्ड टू डिटरमाइन कि एक गवर्नमेंट क्या कर रही है। ठीक है। दूसरा, 2004 में एक अभी बात चली है तो मैं बताऊं कि 2004 में पहला तो कांग्रेस पार्टी आ गई। सो ऐसा नहीं जनता के मन में एट वंस ये नहीं आया कि ये रिफॉर्म को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता इस बात से खुश थी कि चिदम्बरम अगर फिनांस मिनिस्टर के तौर पे आते हैं तो रिफॉर्म्स कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि मतलब उनका एक प्रो रिफॉर्म एक इमेज थी। इमेज, मैं केवल इमेज की बात कर रहा हूँ, वो सच में थे कि नहीं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पे हमेशा बहस होगी। तो वो उनकी इमेज थी। मार्केट क्यों क्रैश किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसका एक पार्ट इस पे भी है कि कांग्रेस पार्टी को ये लगता था, कांग्रेस पार्टी ने पनिश किया स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये लगा उस समय कि ट्रेडर्स, बिजनेसमैन
इन्वेस्टर्स ये प्रो वाजपेयी या प्रो बीजेपी है। पहले बीजेपी को बनिया पार्टी कहा जाता था, बनियों की पार्टी, ठीक है। तो चिदम्बरम ने एसटीटी लगा दिया। पहली बार इंडिया में स्टॉक मार्केट ट्रेड पर एसटीटी लगा। वो भी एक रीजन है, उसके साथ एक और रीजन है, वो बड़ा हिस्टोरिकल है। वो रीजन है एबी बर्धन का स्टेटमेंट कैमरे पे। अरे स्टॉक मार्केट क्या होता, हम स्टॉक मार्केट कुछ नहीं होता, भाड़ में जाए स्टॉक मार्केट। तो लोगों को शौक लगा कि भाई क्या हो सकता है, इस तरह के लोग अगर इस तरह का स्टेटमेंट देंगे तो वो मुझे याद है कि स्टॉक मार्केट लोअर सर्किट से बोलते हैं ना 20% नीचे, तो 20% नीचे उसी दिन जिस दिन एसटीटी लगा। लेकिन फिर क्या होता है ना कि उनका लगाने का इंटेंशन चाहे जो हो, बिजनेस कम्युनिटी या इन्वेस्टर कम्युनिटी या ट्रेडर कम्युनिटी, उनके अंदर एक रेजिलियंस रहता है कि नहीं, हमको इसी मार्केट में रहना है, हमको यही ट्रेड करना है, हमने यही सीखा। तो शुरू में जो नी जर्क रिएक्शन था एसटीटी को लेकर, धीरे धीरे वो होता है ना कि अच्छा ठीक है, अगर खर्चा मेरा बढ़ गया तो हम थोड़ा ज़्यादा कमा लेंगे। तो इसके बावजूद स्टॉक मार्केट वहाँ से फिर ऊपर जाना शुरू हुआ। मोदी जी के समय में जो था 2014 में, अब उसके दो फैक्टर थे अगर देखा जाए तो। वो ये कि यूपीए 2 में यूपीए 1 के दौरान किए गए सारे घपले, स्कैम, ये बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, तो जब यूपीए 2 आया 2009 में, तो डबल अपर सर्किट हिट किया था। सो पीपल वर एक्चुअली एंटिसिपेटिंग समहाउ कि ये सरकार अच्छा काम करेगी। उसका भी रीजन ये है कि यूपीए 1 के दौरान कोई स्कैम नहीं आया था, मेजर स्कैम। और उसका दूसरा रीजन ये है कि ये लोग ये मानते थे कि हालांकि 2009 में चुनाव से पहले प्रणब मुखर्जी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया था, याद है। तो और डॉक्टर सिंह का एक वो इमेज, जो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि इमेज जो है, जो कि वो बहुत प्ले आउट होता है इमेज को लेकर के। अरे वो प्रो रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, और वो प्रो बिजनेस है, वो प्रो इंडस्ट्री है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की इमेज जो थी वो इकोनॉमिस्ट की इमेज थी। हालांकि मैं अभी भी मानता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ज़बरदस्त पॉलिटिशियन थे और इकोनॉमिस्ट तो वो थे ही, लेकिन माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला लेना वो बड़े, वो कहते हैं ना कि जीवट का काम, तो वो उस तरह का काम था। तो उन वोटर्स को ये लगा कि इन्होंने जो शुरू किया है वो कंटिन्यू रहेगा। सभी चाहते हैं, जो अपनी पहले बात मैंने जो पहले कहा कि भाई कंटिन्यूएशन चाहते हैं। एक प्रोसेस अगर अंडरवे है तो उसका कंटिन्यूएशन रहे, तो मार्केट उसी तरह से रिएक्ट करता है। और उनको लगा कि भाई चलो, जो कल तक थे 5 साल जिन्होंने चलाया वो वापस आ रहे हैं, उन्होंने जो इनिशिएट किया था वो कंटिन्यू रहेगा, तो मार्केट। लेकिन फिर वहाँ पे सवाल ये आता है कि जनता ने आपसे जो अपेक्षाएं रखी, आपने क्या उसे पूरी की? नहीं की। 2009 मई में ये वापस आए चुन करके, स्टॉक मार्केट ने ऐसे रिएक्ट किया। लेकिन अप्रैल 2010, मुझे याद है अप्रैल 2010 में पहली बार 2G स्कैम को लेकर मेजर बात हुई, ठीक है। तो वहाँ से फिर तो मतलब वो स्लाइड जो शुरू हुआ ना, वो वापस ये रिकवर नहीं कर पाया उसका। मतलब हर तरह के दिग्गज ने क्या-क्या कमेंट्स दिए हैं स्कैम्स को लेके, जैसे वो कहते हैं ना कि मतलब जैसे जैसे दवा किया मर्ज बढ़ता गया, तो उस तरह का हो गया। नवंबर 2010 तक जब राडिया टेप्स आए, पब्लिक हुए, और अप्रैल 2010 से, जैसा मैंने कहा ना कि 2G की बात, 2G स्कैम की बात पहली बार मेजर अप्रैल में शुरू हुई। उसी समय तब तक डॉक्टर शशि थरूर भी पिक्चर में आ गए थे, IPL स्कैम हुआ, तब तक ये अपना
खेलों वाला स्कैम हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम हुआ, तो वो तो रिफॉर्म पे कंसोलिडेट करने के बजाय ये स्कैम पे कंसोलिडेट करते रहे कि स्कैम के ऊपर स्कैम के ऊपर स्कैम। तो वो रीजन है। अब 2014 वाला जो है ना मोदी जी का, अब उसके दो फैक्टर हैं मार्केट को उस तरह से रिएक्ट करने के। एक तो ये कि ये स्कैम, तो स्कैम इतने हो गए कि भाई आप नहीं चला पा रहे हैं, पॉलिसी पैरालिसिस हो गई है, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। 2013 सितंबर के आसपास का अगर इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखो तो बहुत चिंता हो गई थी लोगों को कि चलेगा कैसे, हमारे पास तो इंपोर्ट के पैसे नहीं है। एक तो ये फैक्टर हुआ। दूसरा हुआ मोदी जी की भी जो इमेज थी, प्रो बिजनेस इमेज, जिसको बाय दैट टाइम गुजरात मॉडल बताया जा चुका था। ये गुजरात मॉडल एक है जिसकी वजह से मोदी जी की प्रो इंडस्ट्री एक इमेज है, और उनको बड़ा विश्वास है कि भाई हम, जिसको कहते हैं ना कि इकॉनमी में टर्न अराउंड, अगर वो गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तो आपको उस गुजरात की इकॉनमी देखेंगे, तो वहाँ जो टर्न अराउंड है उनकी इकॉनमी में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हुए, खासकर पानी की अवेलेबिलिटी को लेकर के, एग्रीकल्चर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। मैं तुमको बताऊं, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के मैं 2012 में गया था गुजरात, और मेरा ऑब्जेक्टिव था, मुझे कुछ प्रोजेक्ट देखने थे जो एग्रीकल्चर रिलेटेड, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है एग्री प्रोड्यूस का, उसको देखने। मेरे लिए सरप्राइज ये था 15,000-16,000 टन के कोल्ड स्टोरेज, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी बैकअप की ज़रूरत नहीं है। तो ओनर से मैंने पूछा, मैंने कहा आपके यहाँ मतलब जब इतनी बड़ी कैपेसिटी का आपने लगाया है कोल्ड स्टोरेज, बिजली चली जाती है तो आपके यहाँ? तो उन्होंने बताया कि नहीं, बिजली जाती नहीं है, बिजली तो जाती। अब इमेजिन करो कि ये बात मैं जनवरी 2012 की बता रहा हूँ कि अगर बिजली 2012 में नहीं जाती है, आपको जनरेटर की ज़रूरत नहीं है, तो पहला काम तो ये हुआ कि भैया जनरेटर पे हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बच गया। उतने बड़े प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हैवी जनरेटर चाहिए, उसका एक कॉस्ट है, फ्यूल चाहिए। और वो भी अब यही देखो कि फ्यूल तब जब हमारे यहाँ तो फ्यूल होता नहीं है, हम तो सब सारा इंपोर्ट करते हैं। वो अगर जनरेटर चलाने में लग जाएगा तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? एब्सोल्युटली ट्रू। अब जैसे यही रिफॉर्म वाली जो बात है, रिफॉर्म को लेकर के ऑनेस्टी जो होनी चाहिए। एक एग्जांपल बताता हूँ। 2011 के आसपास मैं बहुत दिनों बाद गांव आया था, यूपी से हूँ, बनारस के आसपास। मुझे पहली बार पता चला कि ये जो टेलीकॉम टावर्स होते हैं ये डीजल से चलते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है, हमारे टेलीकॉम टावर डीजल से चल रहे हैं। तो तुम सोचो कि करेंट अकाउंट डेफिसिट का क्या होगा। हम जो फ्यूल कहीं इंडस्ट्री में यूज होना चाहिए उसको हम टेलीकॉम टावर चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि लोग कहेंगे कि टेलीकॉम टावर भी तो सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन जो काम जो काम हम इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते थे वो हम डीजल से कर रहे हैं। और ये है कि आप जिसको कहते हैं ना कि बीजेपी वाले कहते हैं समग्र पूरा, मतलब आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है दूसरे में बढ़ गया। तो ये वैसे ही दिखाई देता है कि आपने टेलीकॉम रेवोल्यूशन किया, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए जो रिफॉर्म चाहिए वो आपने नहीं किया। तो ये रीजन है, कंटिन्यूएशन ऑफ रिफॉर्म नहीं है, या रिफॉर्म शुरू करके पीछे हट जाना। तो मार्केट का रिएक्शन जो है वो ऐसे ही होता है। उसको इनफैक्ट लोग इंडिकेटर माने या ना माने, लेकिन फेयरली गुड इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट का रिएक्शन किसी गवर्नमेंट के आने या जाने से। आप जस्ट वन लिटिल नोट, सिंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी की, गुजरात इज़ वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स व्हेन इट कम्स टू सोलर पावर जनरेशन।
कुछ देर आर सर्टन सोलर फार्म्स वेयर विच जहाँ बहुत सारा वो सोलर पावर जनरेट होता है. इंटरेस्टिंगली इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडस्ट्रियल लेवल, घर घर पे सोलर पैनल्स लगी हुई है वहाँ पे. My parents back home in Ahmedabad have a solar panel on the rooftop. In fact, पहली बार मैंने सुना था कि मतलब पहली बार वो नहर के ऊपर जो सोलर पैनल्स लगे थे तो गुजरात से शुरू हुआ था. इनफैक्ट ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स, हमारे घर पे बिजली बिल इतना कम आता है क्योंकि आप जनरेट कर रहे हैं, आप ग्रिड में डाल रहे हैं, आपका वो इवेंचुअली बैलेंस आउट हो जाता है. आपका इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन जो होता है वो आप 2-2.5 साल में रिकवर कर देते हैं. उसके बाद आपकी बिजली ऑलमोस्ट फ्री हो जाती है. इमेजिन इन अ कंट्री जहाँ पे आपको देयर आर सर्टन प्लेसेस, अभी भी सर्टन विलेजेस इन इंडिया डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी. वहाँ पे ये कुछ शहरों में, कुछ जगहों पे, इन पार्ट्स ऑफ द स्टेट people are getting free electricity because of the solar power and solar policies also of the government. तो मैं ये पुश करना होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप. अगर गोल्डन क्वाड्रिलेटर पे आप मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप मजाक किस चीज का उड़ा रहे हैं. क्योंकि आपने देखा नहीं है. आप गुड्स यहाँ प्रोड्यूस होंगे, मैन्युफैक्चर होंगे, आप ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? तो ये जो रीजन है ना कि अगर आपने कभी, मैंने कुछ नहीं किया कभी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं नेता हूं, मैंने नहीं किया. कोई अगर करने आएगा तो मुझे तो लगेगा नहीं, मैंने नहीं किया तो ये भी नहीं कर सकता. सो वहां वो आता है, वो सोच जो है वहां से आती है कि हमने तो कुछ किया नहीं, तो हाउ कैन ही डू इट. Which reminds me of this very interesting P. Chidambaram जी का statement in the parliament on digital economy. मतलब आप मजाक उड़ा रहे 21वीं सदी में जहाँ पे एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन, सब कुछ ये हो रहा है. आप मजाक उड़ा रहे हैं कि POS नहीं होगा, वो क्रेडिट कार्ड से क्या करेंगे. अरे भाई, इंडिया का आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस देखिए. तो अब ये देखो ना कि ये रीजन है कि चिदम्बरम का जो स्टेटमेंट है उनके साथ पूरी जिंदगी वो चिपक के रहेगा. जब भी वो इवन अगर अनरिलेटेड, भाई डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं, कोई और कमेंट करेंगे ना तो लोग आके सोशल मीडिया में वो चिपका जाएंगे वो वीडियो जो है टैग करके कि आपने तो ये कहा था. तो आप किसी के एफर्ट को अंडरमाइन कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपने कभी एफर्ट नहीं किया, या आपने जो किया वो पूरा वो उतना नहीं था जितने की जरूरत. उनका एक्चुअल एग्जैक्ट ये था कि वहाँ वाईफाई है, वहाँ इंटरनेट है. वाईफाई इंटरनेट कहाँ नहीं है. अब हम लोग, आप एक बार ऐसा हुआ था, आई एक्चुअली फॉरगॉट माय वॉलेट एट होम और मैं निकल गई थी घर से और मैं दिल्ली में CP में गई. मुझे 2-4 और काम थे. मेरा सब जगह पेमेंट, ठीक है, प्रिविलेज कहो जो भी कहो, मेरा सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा था. बट मैं इनफैक्ट मेरा आई कार्ड भी ऑनलाइन था, आधार कार्ड. ये जो है ना पेपरलेस, इससे ज्यादा आप क्या चाहिए आपको. बिल्कुल. तो ये आप तभी मजाक नहीं उड़ाएंगे जब आपके अंदर कुछ करने की इच्छा होगी, आपने एक्सप्लोर किया होगा कि नहीं, दिस इज समथिंग विच इज पॉसिबल. आपने अगर वो एक्सप्लोर किया होता तो आप इस तरह का मजाक नहीं उड़ाते, वो भी पार्लियामेंट में खड़े होकर के. वो चिदम्बरम, मिस्टर चिदम्बरम इतने पढ़े लिखे, जिन्हें बाहर से इकोनॉमिस्ट कि लोग मतलब उचक जाते हैं भाई उनका नाम सुनकर. तो ये 2022-23 में 11,39,000 के लाख रुपीस के ट्रांजैक्शंस इंडिया में हुए थे, डिजिटल ट्रांजैक्शन. इंडिया टॉप्स इन इट. नॉट जस्ट दैट, अगर हम देखें तो इनफैक्ट डिजिटल इकोनॉमी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वन ऑफ द मेजर रिफॉर्म्स हैज़ बीन द जनधन योजना. the last mile financial connectivity जो है, I think a house can be empowered when the woman of the house is empowered. यहाँ पे मोदी सरकार की बहुत सारी schemes have been very women centric. So अगर आप subsidies अगर women को मिल रही है रूरल इंडिया में और women के खातों में lot of these जितने जनधन योजना के अकाउंट के अंदर खाते हैं उसमें से 56% are held by women. Which itself shows कि आप women empowerment की बातें करना एक बात है हाँ. और actually करना अलग बात है. Financial independence given to women of the house is, उससे ज़्यादा empowerment क्या हो सकता है. यहाँ पे जो बात प्ले में आती है वो क्या है, वो है
भाजपा के, समझो कि जनसंघ के जो संस्थापक थे दीनदयाल जी, तो उनका जो दर्शन है डेवलपमेंट को लेकर के कि आप अंतिम मनुष्य तक पहुंचिए। राइट। अब जैसे जनधन की बात चली है, जनधन की बात पहले मोदी जी के आने से पहले जितनी सरकारें थीं उनके लिए बैंकिंग का मतलब क्या होता था, खासकर रूरल बैंकिंग का मतलब ये होता था कि उन्होंने किसी बैंक के चेयरमैन को कह करके या मैनेजिंग डायरेक्टर को बोल करके या चीफ जनरल मैनेजर को बोल करके ये कह दिया कि भाई यार हमारी फलाना कंस्टिट्यूंसी के इस गांव में बैंक नहीं, एक ब्रांच खोल दो ना। अब देखो, बैंक का ब्रांच खोलना एक बात है, आप ब्रांच खोल सकते हैं, लेकिन उस ब्रांच में अगर आप अकाउंट नहीं खोलेंगे लोगों का, तो फिर ब्रांच खोलने का क्या मतलब है? आप बैंक की वर्किंग खराब कर रहे हैं कि वो ब्रांच जो है अनप्रोडक्टिव है। कोई रूरल एरिया में नॉर्मली वैसे भी, क्योंकि एक अर्बन रूरल डिवाइड जो है पहले था, और ये सच है था, तो वैसे भी चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कोई वैसे भी नहीं जाना चाहता। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि भाई पनिशमेंट पोस्टिंग है। करेक्ट। तब के समय में तो आपने बैंक की ब्रांच तो खुलवा दी, अकाउंट खोलने का काम मोदी जी पे छोड़ दिया कि 2014 में आएंगे तो वो मोदी जी खोलेंगे अकाउंट। वो भी मन में सोच रहे होंगे कि अच्छा देखता हूं कैसे खोलेगा। कि भाई रूरल भारत, क्योंकि इतना बैंक से डिस्ट्रस्ट का फैक्टर अभी भी है। आप कैश देखना और कैश नहीं देखना, वो थोड़ा सा आप देखें तो थोड़ा डिस्ट्रस्ट का फैक्टर एट वन पॉइंट इनिशियली था, लेकिन थिंग्स हैव चेंज ऑब्वियसली, बट इनिशियली वो था दैट डिस्ट्रस्ट, वो था। लेकिन जैसे जैसे कैसे हुई है लेकिन जैसे जैसे होता क्या है भाई, लीडर और जनता के बीच में रिलेशनशिप ट्रस्ट का ही तो है। तो जैसे जैसे आप किसी लीडर का परफॉर्मेंस देखते हैं तो ट्रस्ट तो बढ़ेगा। अब अगर ये ट्रस्ट नहीं बढ़ता, हमारे अपने पैम्पलेट के वीडियो में वो जयेश ने दिखाया था कि उसने कहीं अपना वेट लिया, उसने 5 रुपए डिजिटल पेमेंट कर दिए। बताओ, वेइंग स्केल लेकर के लेडी बैठी हुई है, उसको ट्रस्ट है कि ये जो 5 रुपए आ रहा है वो मेरे खाते में जा रहा है। तो ये जो ट्रस्ट है, जब तक आप इसको मेजर, मैं अपोजिशन पार्टी के लिए बोल रहा हूँ कि आप जब तक इस ट्रस्ट को मेजर करने का कोई एक कुछ फॉर्मूला नहीं डेवलप करेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि ये ट्रस्ट कहाँ ले जाता है बीजेपी की पॉलिटिक्स को, या मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को, जिसका जो ये मैं मानता हूँ ना कि भाई डेमोक्रेसी में, पहले भी अपनी बात हुई कभी कि डेमोक्रेसी में समस्याओं का समाधान करना ही आपको सक्सेसफुल बनाए रखता है। समस्याओं को पीछे फेंकना या समस्याओं को मानना ही नहीं या समस्याओं को गिनना नहीं, वो आप एक समय तक चला सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं चला सकते। राइट। वहाँ पे जैसे कि आप अभी कह रहे हैं कि वो दैट लेडी, उनको भरोसा है कि ये 5 रुपये अगर दे रहा है मेरे बैंक के खाते में जा रहा है। अगेन आई एम कमिंग बैक कि अमाउंट ऑफ ट्रस्ट दैट वुमन हैज इन द बैंकिंग सेक्टर, ये पिछले कुछ सालों में ये इंक्रीज हुआ है। बैड लोन की रिकवरी के लिए इस सरकार से जो प्रयास हुए हैं, खासकर आईबीसी वगैरह, हालांकि प्रोसेस लंबा हो गया, आजकल जुडिशियल उसमें इंटरवेंशन भी आ गया है तो वो प्रोसेस धीमा हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोन रिकवर किए गए। अब एक बार जो नैरेटिव में चला गया कि इन्होंने वेव कर दिया, वो प्रिवेल कर गया, क्योंकि रिकवरी की बात तो कोई होती नहीं है, वो प्रिवेल कर गया। बट एनपीए से बैंकिंग इंडस्ट्री को मुक्त करना, खासकर पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो थे उनका रिकैपिटलाइजेशन, और अब जा करके जिसे कह सकते हो कि ग्रॉस एनपीए जो हैं सबके लगातार कम हुए हैं पिछले 5 साल में। पिछले 2 साल से सारे बैंक प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मोदी जी ने एक बार कहा था कहीं पे बात करते हुए कि भाई बैंकिंग इंडस्ट्री में जो हुआ है अगर हम उसको लेकर के बैठ जाते तो बैंकिंग इंडस्ट्री आज उस हालत में वापस रिकवर नहीं कर पाती जैसी की है।
तो ट्रस्ट जो है ना, ट्रस्ट वहाँ से आता है कि आप जनता की समस्याओं का समाधान निकाल रहे हैं, या पहले की सरकारों ने जो किया उसको लेकर के बैठे हुए हैं और केवल आरोप प्रत्यारोप एक्सचेंज कर रहे हैं। राइट। वन ऑफ द मेजर लोग कहते हैं कि जो पैन आधार लिंकेज है, दैट हैज़ ऑल्सो, उसकी वजह से भी काफ़ी सारे जो लीक्स थे वो बहुत बंद हुए हैं, वो स्टॉप हुए हैं। और उसका वो कहते हैं ना, स्नोबॉलिंग इफेक्ट हैज़ बीन ऑन the lower number of scams and cheating cases in the banking sector as well. Not only that, एक चीज़ देखो कि उसका इफेक्ट क्या हुआ। उसका इफेक्ट हुआ है ना कि पिछले 5 साल में, इनफैक्ट फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकॉनमी को लेकर के पिछले 2-3 साल में बहुत सारे पेपर आए हैं, ठीक है, खासकर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके पेपर आए हैं। तो उससे पता लगता है कि आप जैसे जैसे फॉर्मलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, डिजिटल इकॉनमी का साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही इंडियन इकॉनमी का साइज भी बढ़ रहा है। लीकेज कम होने का फायदा क्या है कि भाई आपके पास पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए डिस्पोजेबल मनी जो है वो ज़्यादा है, आ रही है ना। लीकेज बढ़ रहा है मतलब आपका जो पहले से चले आ रहे थे लीकेज। इनफैक्ट अगर तुम अक्टूबर 2007 की एक रिपोर्ट देखोगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो पीडीएस था उसकी लीकेज को लेकर के एक उसके आसपास, अगर मतलब मुझे, चूँकि मैं मेमोरी से बता रहा हूँ और उसका रीजन भी है कि मैंने एक लेटर, मैं चूँकि ब्लॉगिंग करता था उन दिनों, मैंने एक लेटर लिखा था जिसे आपको पता है कि आपके सिस्टम से केवल पीडीएस से 2,30,000 करोड़ रुपया, नहीं सॉरी 23,000 करोड़ रुपया करीब एक रिपोर्ट आई थी कि वो लीकेज में चले जाते हैं हर साल। 2007 की बात बता रहा हूँ। तो तुम सोचो कि लीकेज कितना बड़ा होगा, और ये केवल पीडीएस की बात हो रही है। और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इकॉनमी के या पब्लिक एक्सपेंडिचर के जहाँ से वो लीकेज होता होगा। तो लीकेज बंद होने का सबसे बड़ा फायदा ये है, पहला सबसे बड़ा फायदा है जो तो हंसी की बात है कि आपको पता चलेगा कि भाई अगर आप पूरे सिस्टम से 4 लाख, कहते हैं ना कि फलाना जो यार पिछले 5 साल में 2 लाख टीचर सिस्टम में थे ही नहीं, घोष टीचर थे, उनका एक्सपेंडिचर तो सोचो कि कितना बड़ा फिगर था लीकेज का। राइट। और वो लीकेज अगर नहीं हो रहा है तो आपके हाथ में पैसे आ रहे हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए, आपके हाथ में पैसे आ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर चूँकि अभी क्या हो गया है कि करेंट गवर्नमेंट मोदी सरकार की जो पॉलिसी है जिसमें अब हेल्थ केयर को और एजुकेशन को भी इंफ्रास्ट्रक्चर मानते हैं, तो तुम सोचो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा लग रहा है वो क्यों लग रहा है और कहाँ से आ रहा है। राइट। अनदर एस्पेक्ट इसकी जो इनकम टैक्स रिफॉर्म्स भी कुछ जो हुए हैं, तो 26 AS जो है दैट हैज़ बीन सो इतना डिटेल, अब देख सकते कि आप मतलब जो ब्लैक मनी का जो सिंगल वो करना वो काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है। लॉट ऑफ दीज चेक्स एंड बैलेंसेस आर पुट इन प्लेस। तो पहले मतलब ये समझ में नहीं आता कि ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी एक दिन आए और उन्होंने ये सब उनके सपने में आया और ये हो गया। इफ ही न्यू इट, पीपल बिफोर हिम न्यू इट एज वेल। श्योर, इसमें कोई वही नहीं है, मतलब उन्होंने तो पॉलिसी बनाई है, तो उनको तो पता होगा ना कि उनके वो लैक्यूनास कहाँ है, वो लूप होल्स कहाँ है। तो उन्होंने व्हाई डिड नॉट दे टेक एनी स्टेप टू ब्लॉक देम? ये पॉलिटिकल विल का सीन है या बिकॉज एक तो देखिए, एक तो मुझे हमेशा लगता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वर्सेस संपूर्ण बहुमत, इज इट द पॉलिटिकल विल कि 14 में बीजेपी की जो क्लियर वन विक्ट्री थी, दे वर नॉट जस्ट द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, दे वर द क्लियर मेजॉरिटी, विच इज़ वाई खैर द एलाइज एंड ऑल उनका वो आर्म ट्विस्टिंग जो कहते हैं, जो वाजपेयी गवर्नमेंट में उनके साथ होता था कि वो हर कोलिशन में होता है एट सम लेवल। इनफैक्ट मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। 2004 में
अभी हम लोग बात कर रहे थे 2004 की स्टॉक मार्केट को लेके। स्टॉक मार्केट क्रैश में कांग्रेस की सपोर्टिंग पार्टी लेफ्ट, अब लेफ्ट के सबसे सीनियर लीडर उसमें ए.वी. वर्धन थे। अगर तुम वापस जाके खोजोगी तो उनका एक स्टेटमेंट है कि स्टॉक मार्केट वगैरह, स्टॉक मार्केट गया भाड़ में। ये क्या है? ये है कि आपने एक स्टेटमेंट दिया एक्सीडेंटली। वो कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज कैसे हुई थी, जब वो बोर हो गया कि भाई ये तो हो ही नहीं रहा, तो उसने वो निकाल के कुछ फेंकना चाहा तो देखा कि अरे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने पहली बार देखा कि अच्छा, एक स्टेटमेंट का ये असर हो सकता है कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उसके बाद, ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन उसके बाद यूपीए जब तक रही, आउट ऑफ टर्न बहुत सारे, कई बार, दर्जनों बार स्टेटमेंट आए जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ने रिएक्ट किया। उसमें अब उसका क्या रिजल्ट हुआ होगा, किसने, उसका इंटेंशन क्या था स्टेटमेंट देने का, वो बातें अलग है। लेकिन ये चीज कि आप, चूंकि आप भाई पोजीशन ऑफ पावर पे हैं, आपको जैसे ही पता चलेगा कि मेरे एक स्टेटमेंट से ये हो सकता है, वर्ड्स आर पावरफुल, वी ऑल नो दैट, हमें सब पता है और जो लोग पोजीशन ऑफ पावर में, उनके वर्ड पावरफुल रहने ही है। सो यहाँ पे क्योंकि हम सपोर्टिंग पार्टी थे, और ये देखा भी गया, न्यूक्लियर डील के समय भी देखा गया, लेफ्ट ने जब सपोर्ट करने से मना कर दिया, तो ये जो आर्म ट्विस्टिंग वाली जो बात है ना, वो होती है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, आपके इंटेंशन क्या है, गवर्नेंस चलाने का, गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आप अगर बीजेपी जैसी पार्टी, उसके संस्थापक या उनके जो सबसे बड़े लीडर दीनदयाल जी के फिलॉसफी पे चलती है एकात्म मानववाद का, कि लास्ट जो व्यक्ति है वहाँ तक पहुँचना है। इनफैक्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर का अपने करंट गवर्नमेंट में का जो ऑब्जेक्टिव है वो दिखाई देता है कि भाई हम सच में उनकी, ये लोग कहीं ना कहीं सच में उनकी फिलॉसफी पे चल रहे हैं कि अंतिम आदमी। अदरवाइज तुम ये देखो ना कि कोविड के समय, एब्सोल्युटली, कोविड के समय अगर ये इस फिलॉसफी पे, इसलिए मैं इंटेंशन की बात कर रहा हूँ कि भले आप कोलिशन गवर्नमेंट चलाएं, लेकिन आपका गवर्नेंस को लेकर के क्या ऑब्जेक्टिव है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं और किसके लिए करना चाहते हैं, अगर वो है तो। जैसे देखे तो हम सब्सिडी भी देखे, सीधा द एंटायर रिमूवल ऑफ द मिडलमैन। राजीव गांधी का एक वो स्टेटमेंट नहीं था कि 1 रुपया होता है, उसमें से X पैसा ही goes to the last person। अंतर देखो, तो उसके सामने जितना पैसा इंटेंडेड है उतना ही पैसा, एग्जैक्टली दैट अमाउंट गोज टू द रेसिपिएंट। एग्जैक्टली, अंतर देखो, अंतर क्या है? अंतर ये है, ये स्टेटमेंट दे करके आप एज एन इंडिविजुअल आपको ऑनेस्ट मान लिया गया। हाँ, बट यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन, हाउ डू यू से सच अ थिंग? हाँ, ये स्टेटमेंट आपने दिया, आप, अरे ये तो अच्छे, क्योंकि उस समय कहते हैं ना कि भाई काउंटर आर्गुमेंट नहीं होते थे उस समय। वो मेरे सबसे फेवरेट सटायरिस्ट परसाई जी हैं। परसाई जी ने एक जगह लिखा था कि भारत में अगर सफाई दरोगा मतलब जो सड़कों की सफाई वगैरह देखता है, किसी कारण से उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो कहते हैं कि नगर पालिका में क्रांति आ गई। तो ये स्टेटमेंट उसी तरह से था कि अरे प्राइम मिनिस्टर कितना ईमानदार है कि ये एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, आपने एक्सेप्ट तो किया, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया? करेक्ट, प्लग क्यों नहीं किया? आपको जिस बात को आप इतने सालों पहले जानते थे, उसके करेक्शन के लिए क्या किया? हाँ, अब ये क्वेश्चन होना चाहिए था ना उस समय होना चाहिए था आप। एंड देन उसके बाद तो मतलब आपके मनमोहन सिंह जी आपके प्राइम मिनिस्टर बने, यू हैव सच इतने सारे प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट आपके रहे हैं, चिदंबरम एंड ऑल।
तो हाउ कम नन ऑफ यू थॉट कि हमें ये प्लग करने चाहिए? इसको प्लग करना, हाँ, कि ये ऐसा है 1 रुपए के बदले 15 पैसे जा रहा है, उसके बदले 1 रुपया है तो 1 रुपया ही जाना चाहिए। बिल्कुल। आपका काम है वो तरीका निकालना जिसकी वजह से 1 रुपया जाना चाहिए, आपने वो काम नहीं किया। और हाँ, ये जरूर हो गया कि आपने ये पब्लिकली कह दिया तो आपको ईमानदार मान लिया गया। सो गैप वहीं पे है कि आप समस्याओं का समाधान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ट्रस्ट वहीं बिल्ड होगा, आपने मेरे लिए क्या किया, मैं इंडिविजुअल हूं, आपने मेरे लिए क्या किया। और खासकर अगर तब जब मुझे लगता है कि लाइन में सबसे लास्ट में मैं खड़ा हूं, तो मैं हमेशा आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आपने मेरे लिए क्या किया। अगर आपके पास उसका जवाब है तभी आप मेरे सामने वापस आएंगे 5 साल बाद, ये बताने कि मैंने आपके लिए ये किया। मैं केवल स्टेटमेंट दे करके ईमानदारों में अपना नाम लिखा करके मुझे संतुष्टि नहीं हुई, नहीं, क्योंकि मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं आपकी समस्याओं का, कोई सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है, कोई एक सिंगल लीडर नहीं कर सकता है, लेकिन इंटेंशन जो है वो मैटर करता है कि आप गवर्नेंस, कौन सी गवर्नेंस देने आए हैं हमको। और वही चीज है जो गैप है। मैं कहता हूं 2014 के बाद भारत में लड़ाई जो है, राजनीतिक लड़ाई जो है, वो परसेप्शन और रियलिटी की लड़ाई है, जहां पे एक तरफ एक लीडर ये परसेप्शन क्रिएट करना चाहता है अपने कुर्ते की फटी जेब दिखा करके या 45 रुपया लेने के लिए लाइन में खड़ा होकर के मेरे पास पैसे नहीं है। अगर ये परसेप्शन बन भी जाएगा और दूसरी तरफ कोई है जो अपना मैनिफेस्टो टिक कर रहा है, अच्छा मैंने पिछले मैनिफेस्टो में ये लिखा तो मैंने ये कर दिया, तो ये जो गैप है ना ये बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये परसेप्शन बनाम परसेप्शन की लड़ाई नहीं है, परसेप्शन बनाम रियलिटी की लड़ाई है। इट्स द परसेप्शन वर्सेस परफॉर्मेंस। और ये गैप मतलब जितनी जल्दी अपोजिशन के नेता इस गैप को समझें और उसको फिल करने की कोशिश करेंगे, उतने जल्दी वो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पर वापस आ सकते हैं, नहीं तो ये गैप बढ़ता जाएगा। तो ये जो शिकायत है लोगों की ना कि लोकतंत्र के लिए अपोजिशन, स्ट्रांग अपोजिशन की जरूरत है, तो वो शिकायत हमेशा रहेगी। Which is correct. आप बन रही है स्ट्रांग ऑपोजिशन, वो आपकी गलती है। True. वो आपकी गलती, अगर आप नहीं बन रहे तो आपकी गलती है, आपको तरीके निकालने पड़ेंगे। आप हर फिर बार घूम फिर के अदानी अंबानी और ये करके रेटोरिक्स खेलेंगे जिसका कोई मुद्दा नहीं है। कोई अच्छा अभी तक तो फायदा भी नहीं हुआ ना, फायदा भी नहीं हुआ है। अब आपने अच्छा बात चली है अदानी की, तो मैं बात कर लूं कि आपने हिंडनबर्ग रिपोर्ट तो दिखाया, उसको लेकर उसके बेस पे भाषण अपना दिया पार्लियामेंट में, क्या हुआ? आपके लिए इकोसिस्टम के जो लोग आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो भारत के हर इंस्टीट्यूशन पे क्वेश्चन उठाएंगे, उठा रहे हैं। एक वकील साहब अभी सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट दिया वकील साहब ने कि सेबी ठीक से जांच नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि भाई आप क्या चाहते हैं? हाँ, everything is the case parrot. Everything somehow सेबी जो है वो भाई जब तक सिस्टम ऐसा है तो सेबी रहेगी गवर्नमेंट के ही अंडर। लेकिन जब आपकी सरकार थी तब भी सेबी आपके ही अंडर थी। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं विदाउट इवन एनी एविडेंस कि सेबी अपना काम नहीं कर रही है। आप जज साहब आप ये मान लीजिए क्योंकि मैं कह रहा हूँ, ट्रस्ट मी ब्रो, हाँ ट्रस्ट मी ब्रो वाला हिसाब है। राइट। जिस पोजीशन से हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदानी गिरे थे, ऐसा नहीं मेरी अदानी से कोई जान पहचान नहीं, जिस पोजीशन से वो गिरे थे उसमें से मेजर तो गैप उन्होंने वापस वो कर लिया। क्यों किया होगा? इसलिए किया होगा कि लोगों को उनमें ज़्यादा भरोसा है, आप में कम है। हम फिर अडानी की कंपनी का शेयर खरीदने जाएंगे तो उनकी 50 लिस्टेड कंपनियां होंगी, मैं तभी खरीदने जाऊंगा जब मुझे लगा कि नहीं इसके लिए जो कहा गया है वो यार इट डजंट होल्ड वाटर। हम जाएंगे फिर खरीदेंगे, फिर अदानी वही टॉप 10 में आ जाएंगे, फिर आप वो कुछ करेंगे। ऐसे नहीं चलता है सिस्टम।
मतलब ऐसे न तो आपकी राजनीति चलेगी और न इंडियन गवर्नमेंट चलेगी कि हम कह रहे हैं आप इसकी जांच कीजिए। मतलब ये जब जैसे दे मेक इट, दे पोर्ट्रेट एज इफ, जैसे नेहरू जी ने कहा था कि प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड। हाँ, प्रॉफिट इज नॉट अ डर्टी वर्ड, प्रॉफिटियरिंग इज अ डर्टी वर्ड। आप किसी का एडवांटेज ले रहे हैं, दैट कुड बी द इमोरल थिंग। हैविंग सेड दैट, प्रॉफिट, लोग कमाए नहीं क्या, आप कमा रहे हैं आपके स्कैम्स वैम्स करके, दैट जोक्स असाइड, बट लोगों को कमाने से अब क्यों प्रॉब्लम क्या है? वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, वो खुद का वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, नेशन का वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं मेन इंडस्ट्री को, एंसिलरी इंडस्ट्रीज को, तो दैट्स हाउ द कंट्री वर्क्स, दैट्स हाउ द कंट्री प्रोग्रेसेस। ये जो डिनायल है ना, हर बात को लेके डिनायल जो है, इस डिनायल से न तो आपकी पॉलिटिक्स चल सकती है और न ही सिस्टम चल सकता है। हर बात का मजाक उड़ाना नहीं हो सकता है, खासकर तब जब आपको नहीं पता है। अब जैसे मैंने कहा वाजपेयी जी के समय इंफ्रास्ट्रक्चर, चूंकि उन्होंने कंसीव किया कि ये होना चाहिए, आप मजाक उड़ाएं, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है। हो गया ना, देख ही रहे हैं ना, हो गया। या जैसे मोदी जी आए तो गुजरात मॉडल का मजाक उड़ाना, ये आउटराइटली रिजेक्ट कर देना, गुजरात मॉडल कुछ है ही नहीं भाई, यू डोंट नो, आप नहीं जानते हैं गुजरात मॉडल। अगर आपको लगता है गुजरात मॉडल केवल इंडस्ट्री के बारे में है, आप जाके देखिए वहां। राहुल गांधी कहते हैं ना कि कोका कोला वाला एग्जाम्पल देते हैं, कोका कोला वाला एग्जाम्पल देते हैं। आपको पता है कोका कोला किसने बनाया? वो शिकंजी बेचता था। भारत में ऐसे बहुत सारे कोका कोला बने हुए हैं। हाँ, क्योंकि वो देसी ब्रांड है और आपको देसी ब्रांड नहीं पसंद है। देसी ब्रांड से मेरा मतलब इंडस्ट्रियल, वो फूड रिलेटेड हो या चाहे कुछ भी हो। मैं बार बार कहता हूं, जैसे अब गुजरात मॉडल की बात चली है, मोदी जी 2013 में भाषण दे रहे थे, तब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, मैं सितंबर अक्टूबर 2013 की बात बता रहा हूँ। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि भाई हमारे एक्सपोर्टर आए हमारे पास और उन्होंने कहा कि साहब हमारा केला एक्सपोर्ट होने जाता है, नवसारी की बड़ी कंपनी है वो, मैं गया हूँ वहाँ, मैंने देखा। और गाड़ी जब सड़क पे ऐसे तो केला खराब हो जाता है। नॉर्मली जैसे केला का एक्सपोर्ट वाला जो मॉडल है कि भाई आप कच्चा केला भेजेंगे, वहाँ पहुँचते पहुँचते पक जाएगा, ठीक है। तो अब वो नवसारी के आसपास, इंसिडेंटली मैं उन्हीं दिनों था वहाँ पे, मैं गया वहाँ भी एक प्रोजेक्ट ही देखने गया। तो वो जो एक्सपोर्ट कंपनी है, केला एक्सपोर्ट करते थे वो केवल, मैं क्वांटिटी बताऊँ तो वहाँ सुन करके मैं दंग रह गया कि यार मतलब ये गुजरात की जो इमेज है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की, ट्रेडिंग इकोनॉमी, वो इमेज तो बाहर वालों के लिए है। तब से या उसके 2-4 साल पहले से उन्होंने मुझे बताया कि केला तो मैं अभी बेचने लग गया हूँ, मैं पहले करेला भिंडी एक्सपोर्ट करता था, है ना। तो यूरोप में आप जाइए तो आपको करेला और भिंडी जो है ज़्यादातर चांसेस जो हैं गुजरात के ही मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी इसलिए है कि अगर कोई, अब इसको आप किसी भी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अरे ये तो इंडस्ट्रियल लोगों के लिए ही काम करते थे, नहीं। हमारे भारत का प्रोड्यूस, उन्होंने बताया कि मैं 18 देशों में एक्सपोर्ट करता हूं केला। तुम सोचो, इतना ये मैन्युफैक्चर आइटम नहीं है। एक्सपोर्ट क्वालिटी का केला ग्रो करना अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है कि हम अमेरिका तक और चीन और जापान तक केला बेच के आते हैं। ये संभव कैसे है? सब बिना सपोर्ट के नहीं हो सकता है ना। सो अगर कोई भारत में बैठ करके, जैसे आप कह रहे थे कि वो उनको रोड वो ऐसे खराब होते थे, तो उनके लिए काम करना कि भाई अच्छा रोड तो अच्छी होनी ही चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी और अच्छी बना दोगे तो इनकी हेल्प हो जाएगी, और वो चल रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप गुजरात मॉडल का मजाक उड़ाते हैं तो आप ये इमेजिन कीजिए अंजार,
गुजरात में ही है ना। दैट इज वेयर द आप भारत में, हाँ, आप भारत में इस समय कहीं भी खड़े होकर के अगर अनार उठाएंगे हाथ में तो चांसेस ये हैं कि वो वहां से आया है। तो ये है कि आप, मैं नॉर्थ ईस्ट देखता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में जाता रहा हूँ वो ऑलमोस्ट 30-32 सालों से, पिछले 7-8 सालों से तो एग्रीकल्चर जो है वहाँ का देखा है। आपको जाके देखना होगा, चेंज, बदलाव जो है जाके देखना होगा। सो तो भाजपा का, या भाजपा तो कहें, जो मैं समग्र वाली बात कहता हूँ ना, कि भाजपा जब पहले कहीं इलेक्शन हार जाते तो हम समग्र चिंतन करेंगे, वैसे ही अगर हम इकॉनमी की बात करेंगे ना तो समग्र इकॉनमी की बात करेंगे। नॉट ओनली अबाउट इंडस्ट्री या ट्रेडिंग या फिनेंशियल मार्केट। बिना एग्रीकल्चर के आप गुजरात का मॉडल इमेजिन ही नहीं कर सकते। इमेजिन करो कि आलू के खेत में कोल्ड स्टोरेज खड़ा कर दिया, चारों तरफ आलू का खेत है, वहां 15,000 टन कैपेसिटी का कोल्ड स्टोरेज है। तो ये चीज आप तब तक मजाक उड़ाते रहेंगे जब तक आप जाके देखेंगे नहीं। और सेम जिस गैप की बात मैं करता हूं कंपेयर टू अदर स्टेट्स, उनको समझ ही नहीं है। मैं जब आया वहां से तो मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में गया है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, और वहाँ मिला और मैंने कहा कि मुझे ना एक पैक हाउस लगाना। इमेजिन करो, एग्री मार्केटिंग बोर्ड का एमडी मेरे से पूछ रहा पैक हाउस क्या होता है, और ये मैं 2013 की बात बता रहा हूँ। व्हाट इज पैक हाउस? तो गैप, ये जो जिस गैप की मैं बात कर रहा हूँ बहुत बड़ा है। आप मजाक उड़ा सकते हैं, आपका ध्यान उस पर रहना चाहिए कि इस गैप को कम कैसे किया जाए। राइट राइट राइट, ठीक है। बट दैट इज वन थिंग, वन एस्पेक्ट। आई थिंक डिजिटल इकोनॉमी is here to stay, and it is there is no going back. We have reached a stage ki the road is only for upward and onward from here. Economic stability, we agree that at some point it may not be the only indicator, but it is one of the major indicator of the political stability. So अभी तो stock market is showing कि सब, अभी ये लोग जीते हैं 3 स्टेट्स में दो इन्होंने जीता, एक में वापस आए हैं। तुम सोचो कि 20 साल सरकार चलाने के बाद बिगेस्ट मार्जिन से वापस आना। इसके पहले उतनी सीटें भाजपा की 2003 में मध्य प्रदेश में 2003 में आई थी। 2022 गुजरात मत भूलिए। हाँ नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि लगातार अपने गुजरात में भी तो 25 साल से सरकार चल रही है उनकी, भाजपा की चल रही है सरकार। लेकिन ऐसा क्यों है कि आप सबसे बड़ी मार्जिन से अपने 25वें 26वें साल में आए? मैं उसी ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ। ट्रू। यही ट्रस्ट है जो, तो पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन एक इंडिविजुअल के जो एस्पिरेशंस हैं ना, कि भाई मेरी वेलबींग का क्या होगा। ट्रू। हम जब तक वो नहीं देखेंगे, और बाहर जाकर, इसीलिए मेरा ये मानना है कि थोड़ा केवल टूरिस्ट की तरह ट्रेवल नहीं करना चाहिए लोगों को। आप अगर जा रहे हैं ना कहीं पे, तो आप देखिए कि वहाँ पे और क्या हो रहा है यार, इंडस्ट्री कैसे चलती है, या एग्रीकल्चर, खासकर चूँकि मैं एग्रीकल्चर पे मेरा ज़्यादा ध्यान रहता है, मैं ये देखता हूँ वही कैश क्रॉप जो है, इवन साउथ में भी, कि वहाँ पे कैसे होता है, या जैसे अभी इन लोगों ने बात की ना कि किसी इंटेलेक्चुअल ने लिखा कि यूपी बिहार के लोग साउथ में काम करने जाते हैं। सर, 2 वे ट्रैफिक, साउथ वालों को भी यूपी बिहार के लेबर की ज़रूरत है, क्योंकि वो उतने कॉस्टली नहीं है। तो आप अगर ये नहीं जाए, मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ। कंबम थेनी डिस्ट्रिक्ट में है, तमिलनाडु में। तो कंबम से 15 किलोमीटर उधर जाएंगे तो केरल में घुस जाएंगे। इलायची, ब्लैक पेपर, कॉफ़ी, ये सब के बड़े बड़े फार्म हैं वहाँ पे। लेकिन वहाँ काम करने वाले कौन हैं?
बिहार से। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने वो जो होता है ना कि भाई अपना काम करने का जो एक क्रिटिकल पाथ होता है उन्होंने अचीव कर लिया है, वो सस्ते कम पैसों में काम कर दे रहे हैं तो लोग प्रेफर करते हैं। और एनालिस्ट क्या कहता है बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन चूंकि हम उसको कहते हुए देख रहे हैं, उसका ट्वीट देख रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि उसको जवाब दिया जाए। लोग देते भी हैं। क्यों? क्योंकि तुम अपने घर से निकल करके नहीं देख रहे हो कि दुनिया कैसे चलती है, भारत कैसे चलता है। क्रॉस खेत में वो जो उग रहा है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको कौन उगा रहा है, वो कैसे चलता है, ये चीज़ जाके देखो तो शायद थोड़ा डाउट होगा कि नहीं, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि वो नहीं, भिखारी नहीं है ना। बिना बिहार के लोगों की महाराष्ट्र की इंडस्ट्री की मशीनें बंद रहती। राइट। All right, market loves stability and so do we. Next few months rather, let's see how things go. And as we gear up for the elections, stay with us. We'll see you soon. Thank you.